नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है डॉक्टर अनिल बूंडे, जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव का नेतृत्व किया। लोकसभा में सीट नहीं आ सके, लेकिन विधानसभा में जबरदस्त यहां से जीत हासिल की भाजपा के लिए, महायुति के लिए। 8 में से 7 सीटें महायुति से यहाँ कर चुन कर आई। जहां हम बात कर रहे थे कि बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुलेगा, बीजेपी का यहाँ कोई लीडर नहीं है, सारी चीजों को मात देते हुए 7 सीटों पर जीत हासिल की। 7 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद में भी अमरावती शहर मंत्री पद से महरूम रह गया। जानते हैं डॉक्टर बोंडे से कि अमरावती की राजनीति यानी भाजपा की राजनीति और अमरावती जिले में भाजपा के महायुति के 7 आमदार, ऐसे में अमरावती में मंत्री पद नहीं मिलना क्या अमरावती के विकास के में बाधा आ सकता है? क्योंकि खासदार भी जो चुन के आने वाला था अमरावती से लोकसभा में, वह भी नहीं है और यहाँ पे कोई मंत्री पद भी नहीं है। तो अमरावती की जनता जानना चाहती है कि भाजपा ने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत सीधा प्रश्न, सीधा सीधा आपसे। आपने 7 उम्मीदवार महायुति के यहाँ से चुन, आपको भी लगा हो कि अमरावती में मंत्री पद मिलना चाहिए। क्या भाजपा की रणनीति रही कि मंत्री पद अमरावती में नहीं दिया और इसका विकास पे क्या फर्क पड़ सकता है? धन्यवाद चंदू सोरजितिया। आप सिटी न्यूज के प्रधान संपादक है और वर्ष के पहले दिन आपने ये संधि मुझे दी है और मैं सभी प्रेक्षकों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं 2025 की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व में विकसित भारत और समृद्ध महाराष्ट्र निश्चित ही उसके तरफ हम जाएंगे 2025 में। आपका सवाल मुझे समझ में आ गया। एक बात तो ऐसी है कि इस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व में अमरावती जिले में बहुत अच्छा नतीजा हमको मिला और भारतीय जनता पक्ष को जो 5 सीटें दी गई थी, हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहा। 5 भी चुन के आए अमरावती में। और अमरावती शहर में हमारे मित्र पक्ष की चुन के आई, रवि जी राणा दूसरे मित्र पक्ष की चुन के आए, यानी 7 सीटें हम चुन के ला सके। अब पूरा महाराष्ट्र है, पूरे महाराष्ट्र में 132 भाजपा की सीटें चुन के आई, कमल की आई सीटें, और मित्र पक्ष की भी 100 सीटें चुन के आई, यानी 232 सीटें, उससे भी ज्यादा सीटें यहाँ पे चुन के आई। अब पूरे महाराष्ट्र को प्रतिनिधित्व देते वक्त बहुत सारे जिले ऐसे हैं कि वो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। भंडारा भी है, गोंदिया भी है, चंद्रपुर भी है, अमरावती भी है, और बहुत सारे जिले हैं कि उसमें एक से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। क्योंकि मंत्रिमंडल जब बनाते हैं तब सभी समाजों को रिप्रेजेंटेशन देना, सभी सामाजिक समीकरण रहता है, सभी इसमें सामाजिक समीकरण है, भौगोलिक समीकरण है, ये सब चीजें देखा जाते हैं। अमरावती में मंत्री पद मिलना चाहिए था, ये सबकी अपेक्षा थी, हमारी भी अपेक्षा थी। और इस वक्त मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली है अमरावती के विकास की। जिम्मेदारी ली है मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने, और हमारे प्रदेशाध्यक्ष और अभी महसूल मंत्री जो है चंद्रशेखर जी बावनकुळे, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। और मेरा अनुभव ऐसा है कि पिछले बार भी विदर्भ, अमरावती नहीं, समूचे विदर्भ को न्याय देने की भावना और कृति मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की रहती है। और उसके वजह से ये 7 चुन के आए हुए जो विधायक है, ये पूरा मिलके एक साथ काम करेंगे और जो भी पालक मंत्री यहाँ पे रहेंगे उनके माध्यम से और मुख्यतः देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से अमरावती जिला विकास में टॉप पे रहेगा। ये मेरी अपेक्षा भी है और विश्वास भी है। मैं कहा देवेंद्र जी ने पूरे विदर्भ का विकास किया, आपको लगता है कि नागपुर के अलावा कहीं का विकास नहीं और पूरा विदर्भ यानी नागपुर ही है? सिर्फ नागपुर देखो पूरे विकास से लबालब भरा, बाकी सब आप 10 साल पहले की अमरावती देखो, आज की अमरावती देखो, सब ऐसे का वैसे, कुछ तो फर्क नहीं लगता है। देखो कि अमरावती की MIDC जो थी
एमआईडीसी तो 1990 से वैसी ही पड़ी हुई थी। अब अमरावती के एमआईडीसी में जब हम आते हैं तब हमें दिखता है कि वहां पे फैक्ट्रीज आ रही है, नई कंस्ट्रक्शन शुरू है, और अभी पीएम मित्रा का जो टेक्सटाइल पार्क आया है, अब ये 4 साल में पीएम मित्रा के टेक्सटाइल पार्क में हमें दिखेगा कि रेमंड भी है, टेक्निकल टेक्सटाइल भी आ रही, जो जो सूरत में आ रहा वो अमरावती में आ रही। एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट इतने साल से ठंडे बस्ते में पड़ा था, 25 साल से हो रहा है एयरपोर्ट, 25 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा था। कांग्रेस ये 2.5 साल में उबाटा की सरकार आई तब तो एक पैसा भी नहीं मिला, यानी पूरा स्टॉप करके रखा था। अब देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसका काम शुरू हुआ। आज ये पोजीशन में है कि मार्च में एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा और एकेडमी साल से रोज और एकेडमी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो टीम आई थी वो ट्रायल लैंडिंग के लिए आई थी, और उसके वजह से मुझे उम्मीद है कि इस साल में 2025 में यहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एविएशन एकेडमी भी होगी। अमरावती ऐसा सेंटर बन गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी आपका एरिया, अब उसकी जगह बडनेरा के पास में दी गई है, और यूनिवर्सिटी में भाड़े से चल रही थी, जो यूनिवर्सिटी में भाड़े से चल रही थी, वहां पे इंटरनेशनल मीडिया म्यूजियम वो भी वहां पे बन रहा है। उसके लिए भी अपन प्रयास कर रहे हैं कि एक अमरावती पूरे दुनिया के नक्शे पे आनी चाहिए। अब जब ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, अब मेरघाट में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, वहां का स्काई वॉक का फॉरेस्ट की वजह से अड़ा हुआ था, उसके भी पीछे लगे। 2025 में ये चीजें टारगेटेड है, यानी एयरपोर्ट रहे, पीएम टेक्सटाइल पार्क रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन रहे, अमरावती का मेडिकल कॉलेज रहे। यानी आपको पता है कि अमरावती में पालक मंत्री नहीं मिला, लेकिन अमरावती में 100 सीटें मेडिकल कॉलेज की मिली, उसकी एडमिशन भी हो गई। ये नतीजा इसका है कि देवेंद्र जी फडणवीस अमरावती की फिक्र करना जानते हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि मैं भी बता रहा था कि विकास नहीं हुआ। यदि हम कुछ वर्ष पहले जाए यहाँ से अमरावती में, यदि हम 1980 से पहले जाते हैं तो यहाँ पर सफेद पहाड़ लगा करते थे, बहुत संपन्न हुआ करती थी अमरावती। फिल्मों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे, यानी पूरे सीपी एंड बेरार के जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते थे यहाँ अमरावती के थे। अमरावती के कई यहाँ के उद्योगपतियों ने पूरे महाराष्ट्र में थिएटर लगाए, एमपी में थिएटर लगाए, छत्तीसगढ़ में थिएटर लगाए हुए। तेल की बहुत बड़ी यहाँ की इंडस्ट्री थी। फिंगलर मिल सर के पहले एनटीसी करके थी, अचलपुर मिल थी, ये बडनेरा में मिल थी, ये सारी बंद होते चली गई। समय के हिसाब से संपन्न हुआ करता था अमरावती। उसके बाद में क्या यहाँ पे ग्रहण लगा, मोनोपल्ली कपास की होगी, तो यहाँ का धंधा सब जाके एमपी में चले गया पूरा का पूरा, वहां से बिजनेस होने लगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अमरावती को पूरा कमजोर करने का कोशिश अभी तक की गई। अभी मैं जैसे बता रहे, आपने सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी गिना, ये सब चल रहे हैं धीरे 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 धीरे। जो स्पीड होनी चाहिए वही आप देवेंद्र फडणवीस जहाँ मुख्यमंत्री वहां का नागपुर का देखो। हालांकि हमको लगा जहाँ यदि मंत्री पद नहीं देता तो सबसे ज्यादा ध्यान वहां मुख्यमंत्री का होना चाहिए, क्योंकि क्या अपने नजदीक वाले डाले जाते हैं आखिर। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नजदीक वाले मुख्यमंत्री के अमरावती के होंगे। आप भी नजदीक के, रवि राणा भी नजदीक के, तो भाई आखिर में घर की मुर्गी दाल बरार वाली काम हो जाता है, उनको टाल दिया। लेकिन क्या जैसे आपने पता कि खुद जिम्मेदारी क्या पालक मंत्री का पद देवेंद्र जी खुद यहाँ का लेंगे और पूरे अमरावती के विकास करेंगे, ऐसा लगता है आपको? आपको नजर में लाके देता हूं कि मिहान का प्रकल्प कांग्रेस की जब तक सरकार थी तब तक मिहान का प्रकल्प वैसे के वैसे रहा। अब मिहान के प्रकल्प में अभी प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए। बुटीबुरी और पिंपरी चिंचवड एक ही वक्त निर्माण हुआ था, लेकिन विदर्भ के तरफ वो रुझान बुटीबुरी को नहीं मिला। और आज आप जो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में रेडिकल चेंज आ गया, उसका प्लेटफॉर्म ही बदल गया कि आज ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। कोई घर से भी फिल्म बना सकता है, घर से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि थिएटर्स जो बड़े बड़े थिएटर्स रहते थे आज मिनी थिएटर पे आ गए। तो जब अभी टाइपिंग सेंटर है, टाइपिंग सेंटर बदल गए, कंप्यूटर आ गए, तो ऐसा चेंज तो होने वाला है। कपास के बारे में, यानी पहले जिनिंग रहता था, अभी भी जिनिंग है, जिनिंग प्रेसिंग के बड़े बड़े पहाड़ देखे हमने, बराबर है। उस वक्त उसके सिवाय चारा नहीं था, दूसरा उद्योग नहीं था,
लेकिन आज अमरावती में टेक्सटाइल का, कपड़ों का व्यापार वो भी अच्छे से बढ़ रहा है। अमरावती एक शहर है कि जहाँ 3-3 बड़े-बड़े मार्केट है जी, कपड़े की, कि विजिलेंस विजिलैंड है, ड्रीमलैंड है, यानी ये कुछ सरकार करती है ऐसा मैं बोल नहीं रहा। ये सभी लोगों का भी प्रयास अमरावती है। के लोगों का प्रयास रहता है कि अमरावती को डेवलप करने का, और उसकी वजह से पहले अकोला एक मेडिकल प्रैक्टिस में, मेडिकल की सेवा में एक अच्छा सेंटर था। अब आप पश्चिम विदर्भ में देखेंगे तो अमरावती टॉप पे है। अमरावती में सबसे ज्यादा सिटी स्कैन सेंटर है, एंजियोग्राफी सबसे ज्यादा होती है, अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास करने वाला हॉस्पिटल है। अमरावती का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट भी यूरो बहुत है सर्जरी हो यहाँ रही, पे। यानी क्योंकि क्या है कि अपना नजरिया जो है वो अपने को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जो जो चीजें आ रही वो वेलकम करना। एक अमरावती का अच्छा है कि नागपुर में जो लेबर प्रॉब्लम था वो अमरावती में अभी तक नहीं, एमआईडीसी में नहीं है, यानी यूनियन लेबर का जो भी- प्रॉब्लम, या हम बोल सकते थे कि फिरौती मांगने का धंधा, सारे वो लेबर तो अमरावती में बाहर नहीं से ही आ रहे ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो अमरावती में नहीं है। अभी आप नांदगांव पेठ, माउली वहां पे जाएंगे तो हर घर की महिला या तो एक लड़का वो नांदगांव पेठ के एमआईडीसी में काम के लिए है। कुछ लेबर बाहर से आ गए, कुछ लेबर अपने यहाँ के हैं, जो एकदम मैनुअल वर्क करने वाले हैं, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से बाहर से आए हैं, ये इसके मैं लेबर मानता बाहर हूँ। से आ रहे हैं। हाँ, वो लेबर बाहर से आ रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ के लोगों को भी हाउस कीपिंग से लेके तो टेक्सटाइल में जो जो स्किल्ड है तो उसमें जॉब मिल रहा है। तो इसलिए मेरी धारणा और मेरा प्रयास ये है कि यहाँ की जो टेक्सटाइल पीएम मित्रा है तो उसके साथ में हमारे यहाँ के लड़के को स्किल में डेवलप करना भी वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अमरावती यूनिवर्सिटी रहे, आईटीआई रहे, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज रहे, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल स्किल में हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने टेक्सटाइल पार्क अपने देखो, अपने यहाँ देख रहे हैं अमरावती में। पूना को यदि साथ में लिया जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर अभी आईटी का पूना पे है। कई एरिया में जाके पूना में पानी की भी प्रॉब्लम है, तो भी लोग वहां पे, क्योंकि एक हब बना हुआ है। क्या ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेके नहीं हो सकता है कि भाई थोड़ा सा भाग अमरावती में शिफ्ट हो जाए टेक्सटाइल पार्क का, तो यहाँ के जो करीब करीब नहीं गए, मुझे लगता है 10 से 15 हजार बच्चे पूना में काम कर रहे हैं। अमरावती के, पूरे विदर्भ की बात अलग है। तो यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध है। हम पीएम मित्रा पार्क की तरफ जा रहे हैं, यदि उसके तरफ साथ में एक ये भी होता है कि आईटी पार्क, जैसे अभी सारे के सारे वर्क यानी बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्क, प्रोडक्शन वर्क नहीं है, सबके कंप्यूटर वर्क फ्रॉम होम चालू है। वैसे वर्क फ्रॉम डेस्टिनेशन भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम टाउन भी हो सकता है। कई सारी कंपनियों से आप बात भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन यदि आईटी पार्क जो डेवलपमेंट वहां पे अभी पूना में आप देख रहे हैं, यानी अब जगह नहीं है डेवलपमेंट करने को, लोग जंगलों में जा जाके रह रहे। ऐसी स्थिति में यदि कुछ चीज कंपलसरी यहाँ लाके किसी को थोड़ा सा सुविधा दी जाए, जैसे आप एयरपोर्ट ले आएंगे, थोड़ी सी सुविधा जाए, तो एक अमरावती का मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। उस तरफ ध्यान जा सकता है क्या? आईटी इंडस्ट्री और बड़े इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बहुत जरूर रहता है, यानी स्पेशली ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट बहुत जरूर रहता है। और यहाँ एयरपोर्ट होने के बाद में डेली फ्लाइट नागपुर, मुंबई और दिल्ली रही तो डेफिनेटली ये पैराडाइम शिफ्ट 100% होगा। एक कंसेप्ट पहले था कि बेंगलोर आईटी सिटी बन रही, हैदराबाद आईटी सिटी बन रही, पुणे आईटी पार्क बन रहे, लेकिन अभी वो कंसेप्ट ऑब्सोलेट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। वर्क फ्रॉम होम, हाँ, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम सिटी, और उसमें मेजर रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो इंटरनेट का 5G से अभी 6G के ऊपर अपन जा रहे, तो उसका जो नेटवर्क है वो पूरे गांव तक फैला है। तो इसलिए अभी आईटी पार्क कंसेप्ट ही बदल जाएगा, यानी एक रूम में बैठ के, एक बिल्डिंग में बैठ के भी आप उतना ही काम कर सकेंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आईटी तो यदि वर्क फ्रॉम टाउन हो गई, यानी उसको, क्योंकि पहले क्यों नहीं था, पहले बड़ी कंपनियां क्यों नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे उतना नेटवर्क फास्ट नहीं रहता था। पुणे में, मेट्रो सिटीज में स्पेशली उसका प्रोविजन किया जाता था,
लेकिन आज नहीं, सभी नेटवर्क जगह पे इंटरनेट के जो पूना में रहा यहाँ पे 5G है, यहाँ पे 5G नहीं आएगा। नहीं आया, अभी आया, लेकिन आज 5 साल के जहाँ पहले आप देखो यहाँ बोलेंगे। IT हाँ पार्क रहता है, जरूरत थी पहले यहाँ आता था। हाँ, तो आईटी पार्क जैसे कंसेप्ट से ये नेटवर्क के कारण ऐसा स्कैटर्ड रहेगा, और वो अमरावती नागपुर इसमें 100% आगे के समय में आना है। सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रेडी होना, कि अच्छे तंत्रज्ञ, अच्छे इंजीनियर्स यहाँ पे सेटल होने के लिए, यहाँ की अच्छी स्कूल्स, यहाँ का अच्छा मार्केट, यहाँ की रिक्रिएशनल कैपेसिटी, यहाँ सेफ्टी तो है ही, यहाँ का पर्यावरण ये सब प्रदूषण चीजें कम तो है। है ना अपने पास। हाँ, तो एक ही ऑब्स्ट्रक्शन था यहाँ का, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टिंग, यदि आप तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन अभी MIDC अपनी नांदगांव पेट में है, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वहां से से 1.5 घंटे के रास्ते पे एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट बहुत कोई रुकावट नहीं है रास्ते में, एयरपोर्ट तो- 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे के रास्ते पे। तो ये कोरोना के बाद में ये टोटली पैराडाइम शिफ्ट हो रहा। अभी भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जो पुणे के कंपनी में काम करते हैं, जो वेस्टर्न कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अमरावती से काम कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट ग्रेजुअली हो ही रहा, और वो फास्ट इसके बाद में होने वाला है। फिनले मिल शुरू होने के क्या हाँ। चांस कि आंदोलन ही होते रहेगा? नहीं, फिनले मिल डेफिनेटली शुरू होगा, वो पॉलिसी डिसीजन है। मैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी तथा पवित्रा मार्गारेटा, उनसे भी मिला और उसके बारे में पॉजिटिव है। स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने भी 2 प्रोजेक्ट के बारे में हाँ की है। एक जैन कोका कोला संतरा का जो प्रोजेक्ट है, हालांकि जो संतरा अपने यहाँ पे है वो जूस के लिए, कॉन्सेंट्रेट के लिए उतना सुटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ जो संतरा रहता है ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो उससे कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए, और बाकी के फ्रूट्स भी उसमें एमलगमेट उसके साथ में सम्मिलित करने के लिए, वो एक प्रोजेक्ट है। और दूसरा प्रोजेक्ट फिनले मिल है। तो ये दोनों भी चीज़ों के लिए देवेंद्र जी फडणवीस पॉजिटिव है, और उसके ऊपर जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा। आप किसान भी हो, आप कृषि मंत्री भी रहे हो, एग्रीकल्चर में अमरावती का क्या स्कोप लगता है? क्या जैसे आपने एक फूड प्रोडक्ट एक बताया, इससे पहले भी संतरा प्रोजेक्ट के लिए कई लगे, प्रोजेक्ट भी लगे, फिर यहाँ बनता है लेके दूसरा चले जाता, क्योंकि कहीं तो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पे कम है। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति इम्पोर्टेंट है। क्योंकि महाराष्ट्र का जब 48% इरिगेशन पोटेंशियल था, यानी पश्चिम महाराष्ट्र में, तब हमारे यहाँ पे 7% भी इरिगेशन नहीं था। पूरा हम कोरडवाहू जिसको बोलते, जिरायती बोलते, ड्राई लैंड बोलते, भगवान भरोसे जमीन, भगवान यानी बरसात के ऊपर हम भरोसे थे। अब जब शिफ्ट हो गया 2007 के बाद में, यानी जो आत्महत्या के बाद में पैकेज मिलने के बाद में, उसमें नए प्रोजेक्ट आए, डिक्लेयर किए गए, पैसे दिए गए, लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि फॉरेस्ट का प्रॉब्लम, उसके भूमि संपादन का प्रॉब्लम। लेकिन 2014 के बाद में देवेंद्र जी फडणवीस आने के बाद में सभी प्रोजेक्ट कार्यान्वित हुए, और आज ऐसी कंडीशन है कि 2 लाख हेक्टेयर का सिंचन अपने यहाँ पे बढ़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो पूरा जलसाठा हो गया, यानी अमरावती के आजू बाजू की प्रोजेक्ट देखेंगे तो वहां से पाइपलाइन से सिंचन करने का काम शुरू है। अब कोरोना के वक्त थोड़ा, उस वक्त 2.5 साल में वो बंद गिरा, अभी वो काम स्पीड से शुरू है। और मुझे लगता है कि इरिगेशन बढ़ा तो खेती अच्छी होगी, और पश्चिम महाराष्ट्र की खेती इसलिए वो अच्छी होती है, वहाँ पे गन्ना इसलिए आता है, वहाँ पे बाकी के फ्रूट्स, और 2-3 बार जो क्रॉप लेने का पैटर्न है वो इरिगेशन के कारण ही है। तो क्या वो यहाँ पे इरिगेशन कंप्लीट हो गया, तो जो एरिया इरिगेटेड है वो कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी वरुण, मोर्शी और नांदगांव खंडेश्वर, इसको कंपेयर करेंगे तो नांदगांव खंडेश्वर का पर कैपिटा इनकम, उनका प्रॉस्पेरिटी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि ड्राई लैंड है। वरुण मोर्शी में इरिगेशन का पोटेंशियल है, तो वरुण मोर्शी का उत्पन्न ज्यादा रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ अड़चनी आती है, लेकिन इरिगेशन बढ़ाना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर्चुनेटली देवेंद्र जी फडणवीस की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट फार्मर्स फ्रेंडली है, यानी सभी चीजों के ऊपर एक पोखरा के माध्यम से एक 1600 करोड़ रुपए, यानी टोटल 4000 करोड़ रुपीज उसमें किसानों के ऊपर खर्चा किए गए।
स्मार्ट की योजनाएं, बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं और उसके कारण किसानों के जिंदगी में भी बदलाव अच्छी तरह से आने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण है इरिगेशन और वो सिंचन, उसके लिए प्रयास। वो सिंचन का प्रयास और सिंचन, और उसमें भी सूक्ष्म सिंचन। आप देखेंगे कि हर साल अपने यहाँ का सूक्ष्म सिंचन अच्छे से बढ़ रहा है। तो ये 2007 के पहले बिल्कुल नहीं होता था और उसका ही कारण था कि किसानों की आत्महत्या बढ़ती जाती थी। कई जमीन गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर कर ली जा रही है खेती की, कई जमीनों पे वो उसको कन्वर्ट करके इसमें डेवलपमेंट में ले आ रहे हैं। खेती कम होते जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो खेती कम होने के लिए कुछ इसमें उपाय होते हैं कि भाई इस लिमिट के बाहर खेती कम नहीं होगी, क्योंकि सबको लगता है कि मेरे भी खेत बन के प्लॉट में बिक जाए, प्लॉट में कन्वर्ट हो जाए, पैसा मेरे पास में है। सब ऐसा करता है। आप अभी जितना बता रहे पूरी ऐसा लग रहा है कि पूरा महाराष्ट्र एग्रीकल्चर के ऊपर टिका हुआ है। एग्रीकल्चर नहीं है तो महाराष्ट्र में कुछ नहीं है। आप पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो खेती जो सिमटते चल जा रही, इसके लिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं आ सकती? नहीं, इसका विचार करना तो बहुत जरूरी है। यानी डेवलपमेंट और निसर्ग, नेचर, उसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। और इतना ज्यादा डेवलपमेंट के पीछे समझो हम गए तो फार्म लैंड कम होगी। डेफिनेटली साइंस हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि अभी हम मॉडल जब देख रहे हैं कि वर्टिकल फार्मिंग भी लोग कर रहे हैं। वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से कम लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन सब्जियों का वगैरह होगा। और उसके सिवाय पॉली हाउस, शेड नेट, उसमें भी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। छोटे लैंड के ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन लेने के दिशा में हमें जाना ही है। जापान की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें राइस प्रोडक्शन ज्यादा होता, तो उसके ऊपर जाएंगी। लेकिन अननेसेसरी जो डेवलपमेंट के नाम से जो जमीन का यूटिलाइजेशन होता है वो भी बुरा है। उसके ऊपर डेफिनेटली कंट्रोल आना चाहिए। और दूसरी एक बात बताता हूँ कि सिर्फ खेती के बारे में ही नहीं, फॉरेस्ट के बारे में भी। आज मैंने फॉरेस्ट का निकाला कि अमरावती शहर के आजू बाजू में 3000 हेक्टर लैंड है जो फॉरेस्ट की लैंड है। कितने प्रतिशत होंगी अमरावती के? नहीं, वो प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन 3000 हेक्टर मेरी जो इंफॉर्मेशन है, यानी डिस्ट्रिक्ट का अमरावती शहर के आसपास जो टेकड़ियां देखते हैं वो देखते, लेकिन उसमें से बहुत सारी लैंड ऐसी है कि वो डेजर्टेड है, यानी फॉरेस्ट पूरा डिवास्टेड हुआ है। और कुछ लैंड तो अमरावती शहर के बीच में है। अब वो लैंड, उसके ऊपर अतिक्रमण होता है। अब फिर अतिक्रमण फॉरेस्ट वाले निकाल नहीं सकते। तो ये लैंड का, पूरे सरकारी लैंड का, फॉरेस्ट के लैंड का प्रोटेक्शन करना, वहां पे अच्छा प्लांटेशन करना, वहां पे जैसा मोर्शी में वन पर्यटन उद्यान बनाए वैसे उद्यान बनाना, तो वो भी शहर के पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। उसके ऊपर भी हम काम करें। 4 साल आपके बाकी, 4 साल सरकार के भी बाकी है, और महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार। अमरावती के लिए क्या वादा करेंगे आप? 4 साल में क्या करना अमरावती के लिए? क्योंकि लोग इलेक्शन के पहले करते हैं, आप चुन के आए हुए हैं, अब हम आपसे वादा चाहते हैं कि क्या होगा, क्या घोषणा पत्र है आपका? नहीं, स्पेशली एग्रीकल्चर की कंडीशन सुधरनी चाहिए। और अच्छी नहीं है ले नहीं, डेफिनेटली इससे भी अच्छी होना जरूरी है। और एग्रीकल्चर की कंडीशन तभी सुधरती है जब पूरी तरह से हम सिंचन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो बाकी इंडस्ट्रीज के पीछे लगने के बजाय हमारा एरिया एग्रो प्रोसेसिंग हब करके अच्छे से हो सकता है। यानी फ्रूट्स है, मेडिसिनल प्लांट है। अंजनगांव बारी में हमारी ये दिक्कत थी, यानी आपको जानना बहुत जरूरी है, हमारी ये दिक्कत थी कि हमारे पास में नजदीक का मार्केट नहीं था। सब लोग बोलते हैं कि नासिक क्यों प्रॉस्परस हुआ, कोल्हापुर क्यों प्रॉस्परस हुआ, क्योंकि उनके पास में 2.5 करोड़ पॉपुलेशन का पेइंग मार्केट, पुणे, मुंबई, ठाणे, नासिक, इतना बड़ा वो ट्रायंगल था। अमरावती के पास में, मध्य प्रदेश के पास में नागपुर के अलावा दूसरा नहीं है। नागपुर का भी मार्केट वो मध्य प्रदेश के किसानों की वजह से, जहाँ लेबर कॉस्ट कम है, उससे इरोड होता है। अब ये समृद्धि हाईवे के कारण हमारे यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हमारा डायरेक्ट संतरा रहे, हमारा माल रहे, वो डायरेक्टली 12 घंटे में हम कहीं पे पहुंचा सकते, मुंबई पहुंचा सकते, वाशी पहुंचा सकते, वाशी के मार्केट में, और वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते।
तो इसलिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको समृद्धि हाईवे से मिली है। समृद्धि हाईवे एक बार कंप्लीट हो गया कि यहाँ से निकला हुआ माल 12 घंटे में 100% आ जाए। बढ़ते रहेंगे, ये कंप्लीट कहाँ से होंगे? तो और नए प्रोजेक्ट आएंगे, रोड नहीं बनना नहीं है तो कभी बंद नहीं, नहीं होगा। एक लास्ट पार्ट, क्योंकि शिरडी तक तो आ गया है, शिरडी तक कंप्लीट हो गया। एक लास्ट उसका जो टप्पा है वो अभी मार्च तक उनका कंप्लीशन का है, तो वहां से भिवंडी तक वो रोड कंप्लीट हो जाएगा और उसके पहले ही वाशी के मार्केट में जा सकेंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी है, एक कनेक्टिविटी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस जब 14 से 19 मुख्यमंत्री थे, उस वक्त विदर्भ को नागपुर को कनेक्ट करने के लिए, मुंबई कनेक्ट करने के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट किया समृद्धि हाईवे, वो वरदान रहेगा विदर्भ के किसानों के लिए। क्योंकि जब हमारे पास में माल है, वो लेने वाला तो चाहिए। नागपुर में तो उतना होने वाला नहीं है, अमरावती का मार्केट नहीं है, आजू बाजू में कोई मार्केट नहीं है। हम जब तक पूना मुंबई का मार्केट कैच नहीं करते, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। तो उसके वजह से ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो हमारे लिए आगे के सालों के लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। दूसरी बात ऐसी हो रही कि जैसा श्रिंक हो रहा खेती का, वैसा अपने से ज्यादा पुणे, नासिक, कोल्हापुर, उसमें श्रिंकेज बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली उनको डिपेंडेंट रहना है विदर्भ के ऊपर। तो इसलिए आगे के दिन अच्छे है खेती के, ऐसा मुझे लगता है। हिल्ले मिल कितने दिन में चालू होने की संभावना लगती है? नहीं, मैं समय नहीं देता, लेकिन उसका प्रयास पूरी ताकत से शुरू है। ये सरकार के काल में हो जाएगा 100%। एक साल में इसका तो बाद एक साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसका एक तो शुरू हो जाएंगी या तो उसका निर्णय हो जाएगा। स्काईवॉक तो एक साल में 100%, और मार्च अप्रैल महीने तक एयरपोर्ट। पीएम मित्र पार्क 4 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ, वो उसकी तो प्रोसेस लंबी रहती है, लेकिन जो जो कंपनीज आ रही उनका कंप्लीशन विदाउट एनी हर्डल, यहाँ कोई हर्डल ना हो, इसके लिए फॉलोअप लेने के लिए हम बैठे। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज तो तैयार हो जाएगा। नहीं, मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन अभी, क्योंकि वो टेंडर भी हो गया है और कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की एडमिशन शुरू हो गई। तो यूजुअली ऐसा होता है कि 3-4 साल वो कंस्ट्रक्शन को लगते हैं, 3-4 साल में पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आज से एक नया उपक्रम आपने शुरू किया है कि रोजाना 25 बोतल रक्तदान की, ये 25 बोतल रक्तदान की जो नेचुरल रक्तदाता है या नए तैयार करेंगे या जो है उनमें से जमा करके देंगे, और इसका क्या प्रयोजन और क्या इसमें आपके आगे की कल्पना है? क्योंकि रक्तदान समिति के अमरावती की पूरे इंडिया में रक्तदान समिति का बहुत अच्छा काम है, और जो ये चल रही है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कोई आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन फिर भी एक इसका उद्देश्य क्या रहेगा आगे, कब तक चलेगी ये? अमरावती में रक्तदान की परंपरा बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने देखा कि धूपकाले में, शादियों के सीजन में, या जब त्योहार रहता है, या तो अभी इलेक्शन के समय, सामान्य रुग्णालय, सामान्य स्त्री रुग्णालय, सुपर स्पेशलिटी रुग्णालय, उसमें बहुत ज्यादा किल्लत थी खून की, और इसका सबसे ज्यादा फटका जो बैठता था वो गरीब लोग जो मेरघाट से आते थे, ग्रामीण इलाकों से आते थे, और फिर उनको प्राइवेट ब्लड बैंक में जाना पड़ता था। तो मैंने सिविल सर्जन से बात की, तो वो बताते गए कि यहाँ पे ब्लड की आवक कंपैरेटिवली कम है, यानी प्राइवेट ब्लड बैंक में भी ज्यादा है, लेकिन सबसे गरीब आदमी जनरल हॉस्पिटल में जाता है, जिला स्त्री रुग्णालय में जाता है, और उनका रिक्वायरमेंट देखा तो 40 से 50 बोतल का रोज का रिक्वायरमेंट है। अब एक दिन कैंप ले लिया, 100 बोतल हो गई, 200 बोतल हो गई, 7 दिन 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता। आजकल प्लेटलेट भी लगती है, कंपोनेंट्स भी लगते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट प्राइवेट में जाते नहीं, जनरल हॉस्पिटल में ही जाते हैं, क्योंकि वहीं फ्री ब्लड मिलता है। सिकल सेल के वहां पे जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये निरंतर क्यों न चले, तो एक 365 दिन सतत खासदार रक्तदान महायज्ञ करके एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते से रोज, डॉक्टर भी हूं, रोज एक रक्तदान शिविर हो, और इस रक्तदान शिविर में 25 से 30 बैग्स,
25 और 30, 25 से 30, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा भी नहीं, जितनी महीने के रिक्वायरमेंट 250-300 होने चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट उतना खून देने का, तो उतनी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे। जनरल हॉस्पिटल की टीम रहेगी, ज्यादा बैग होती होगी तो बाकी के लोगों को भी हम सम्मिलित करेंगे, और इसके माध्यम से पूरे साल में 10,000 बोतल का कलेक्शन होगा, 10,000 बैग का कलेक्शन होगा। ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने ये भी सोचा कि जिसका बर्थडे है वो आदमी खुश रहता है बर्थडे के दिन, जी जी और बर्थडे के दिन उसने या तो स्मृति दिवस रहा पिताजी जो का, भी माँ का, तो उस दिन वो रक्तदान हुआ तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि आज सुबह सुबह अच्छा काम किया। इसलिए मैं जब अमरावती में रहूंगा तो उनके यहाँ पे भी जाऊंगा, उनको शुभेच्छा भी दूंगा, और उनके खुशी में मैं सम्मिलित भी होगा, और वैसी मेरी टीम भी रहेंगी। और इसलिए पूरे साल भर 365 दिन कांस्टेंट रक्तदान चलेगा। एक उपक्रम हाथ में लिया है, एक सामाजिक उपक्रम है। आज इसकी शुरुआत मेरी बेटी का जन्मदिन 1 जनवरी को है, वहां से शुरू हो गई, और मुझे लगता है कि सभी का, आपका सबका सहकार्य, सब प्रेक्षक जनों का, अभिजनों का सहकार्य मुझे मिलेगा, और ये प्रयास यशस्वी होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी यही चाहते हैं कि एक छोटा छोटा काम करो, लेकिन उसमें से जन प्रबोधन भी हो, कार्य भी हो, और वैसा एक काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। आज तो सभी यंग लड़के थे, यानी 25 साल के, 30 साल के सभी लड़के, उन्होंने वो पेपर में न्यूज पढ़ के वहाँ ब्लड डोनेशन के लिए आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। और इस प्रयास में हम आपके साथ में हरदम रहेंगे। कौन पालक मंत्री बनना चाहिए अमरावती का, क्या चॉइस है आपकी? देखो, कोई भी पालक, आपने तो रिकमेंड किया होगा ना भाई, हमको ये पालक मंत्री तो करके, पालक मंत्री की जिम्मेदारी देना ये पूर्णतः मुख्यमंत्री जी का, चॉइस तो आप लोग यहाँ मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पक्ष का कोई भी नेता पालक मंत्री रहे, 7 MLA जो युति के हैं, महायुति के हैं, उनके माध्यम से अच्छी तरह से पालक मंत्री काम करेंगे, अमरावती का विकास करेंगे, और उनके साथ में मैं हूँ। नाम आप अभी नाम कैसे नहीं ऐसे कि भाई इन्होंने मिलना चाहिए, करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में अनिल बुंडे। बहुत खुलकर चर्चा, बहुत सारे विषय पे चर्चा हुई, कहीं एक विषय पे एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, और आखिर में पालक मंत्री पे चुप्पी साध ली इन्होंने। निश्चित मन में सबके रहता है कि मेरा प्रिय नेता जो है, जिससे मैं बात मनवा सकूं, हर आदमी का रहता कोई ना कोई। तो यहाँ बुंडे साहब चुप्पी साध गए। निश्चित रूप से यह नेतृत्व का प्रश्न है कि वो किसको पालक मंत्री देते, किसको नहीं देते। निश्चित रूप से एक पालक मंत्री की जिम्मेदारी, हम चाहते हैं कि पालक मंत्री ऐसा हो जो इजीली हमको मिल सके। पिछली बार के पालक मंत्री शायद मुझे नहीं लगता कि दोनों बार कहीं पे भी पूरा न्याय दे पाए होंगे वो। मैंने उनकी तरफ ज्यादा डिस्ट्रिक्ट थे, समय की कमी थी, कम से कम इलेक्शन का पीरियड था, देना चाहिए। हालांकि स्थानीय पालक मंत्री रहता तो निश्चित रूप से 12 महीने अवेलेबल वाली बात रहती है। अभी बाहरी पालक मंत्री रहेंगे, ठीक है, पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन अमरावती के लिए निश्चित रूप से बाहरी मंत्री रहेंगे। अब किस प्रकार आले, क्योंकि आने वाले समय में स्वराज संस्था के सभी चुनाव कब तक लगती संभावना, एक प्रश्न मेरा रह गया कि आपको कब तक संभावना रखती कि जिला परिषद है अभी 12 जनवरी को, 22 जनवरी को कोर्ट का निर्णय है। मुझे लगता है कि कोर्ट जल्दी निर्णय दे, और उसके बाद में प्रोसेस शुरू हो सकती है। कोर्ट का निर्णय पॉजिटिव आया तो मार्च अप्रैल में भी चुनाव हो सकता है। कोर्ट के भरोसे काम है पूरा, ऑब्वियसली सभी कोर्ट के भरोसे ही रहता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और नए साल की आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। सिटी न्यूज का ये जन प्रबोधन का जो जिम्मा आपने लिया है, और अच्छे से बढ़ रहा है, यानी सिर्फ अमरावती शहर ही नहीं तो पूरे विदर्भ में, हाँ, पूरे विदर्भ में, नागपुर में भी आपने शुरू किया है, और अमरावती की आवाज नागपुर में पहुंच, महाराष्ट्र में जाएगी सर, पूरे महाराष्ट्र में जाएगी, पूरे महाराष्ट्र में आपको हमारा चैनल दिखेगा। हाँ, तो उसके वजह से ये भी प्रयास बाकी के नेताओं को अमरावती में क्या चल रहा है वो बताने का एक अच्छा प्रयास रहेगा, और इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, और नए साल की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को देता हूँ। धन्यवाद।